गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी लगातार चल रहा है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होना है ये स्टूडेंट के मन में थोड़ा संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हो रही है। स्वाभाविक एक संदेह तो होगा ही होगा। और इसी कड़ी में 3-4 बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, सिर्फ ग्रुप डी के संदर्भ में। इसमें कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होना है और ग्रुप डी एग्ज़ाम की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, ग्रुप डी के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और ग्रुप डी के लिए रिवीजन किस तरीके से करें या सेट किस तरीके से हमको बनाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा और हमको लगता है कि इस डिस्कशन के बाद कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और इसमें सबसे पहले तो इस बात पे डिस्कशन हम करेंगे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अभी का जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबसे पहले तो इस बात पर निर्भर करेगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब तक समाप्त होना है, उसी पर ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपका निर्भर करेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि एनटीपीसी का 6ठा पेज भी होना है और इस बीच में जो परिस्थितियां आपके सामने है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन मार्च लास्ट से स्टार्ट हो करके आपका अप्रैल लास्ट तक चलना है। इसके बाद आसाम में भी इलेक्शन है। इसके बाद सबसे बड़ा कारण अभी जो उत्पन्न होते हुए दिख रहा है कि कोविड का प्रभाव बहुत ज़्यादा अचानक फिर से दोबारा से बढ़ने लगा और गवर्नमेंट की भी जो स्थिति है ये अभी संदेहास्पद है पूरी तरीके से कि अगर कहीं कहीं भी लॉकडाउन लगाने की बातें अगर हुई तो स्वाभाविक रूप से इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की संभावना बढ़ जाएगी इसके डेट को। तो अभी तक का जो वर्तमान स्थिति है, अब कल आज के बाद की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मई मिड के बाद ही एग्ज़ाम संभव है। मई मिड के पहले यानी 15 मई के पहले एग्ज़ाम होने की बहुत कम संभावना है। और अगर कोविड की स्थिति और ख़राब हो गई तो हो सकता है कि डेट और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और लेकिन अगर वर्तमान जिस तरह की स्थिति है, अगर वैसा स्थिति बना हुआ रहा तो 15 मई तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मूल कारण आपका यही है। दूसरा जो है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का जिनको एग्ज़ाम देना है, मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। और एग्ज़ाम का सिलेबस चूँकि अंतर नहीं है, लगभग वैसा ही सिलेबस है, इसलिए बहुत ज़्यादा रणनीति बनाने में आपको फ़र्क नहीं पड़ना है इसके कारण से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाना है और सेलेक्टिव हमको किस तरीके से होना है इसमें। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में सबको पता है कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग सेक्शन से पूछा जाना है और 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से पूछा जाना है और बाकी 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर सेक्शन से रहेगा और बाकी 10 क्वेश्चंस में आपका स्टैटिक जीके प्लस 8 सेक्शन। तो इसमें अगर गौर करेंगे आप तो ये चीज़ पाएंगे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट मिला के 100 में से 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 4 पेपर मिला करके। और अगर बाकी का 10 मार्क्स की बात करें तो उसमें आपका 4 पेपर तो आपका 8 सेक्शन से आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसके अलावा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपका उसी में रहना है। यानी कि 10 मार्क्स के लिए 5 पेपर जो कि जिसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे ख्याल से तत्काल ग्रुप डी के संदर्भ में उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो बहुत और उतना समय अगर आप इधर के पेपर पर दे देते हैं तो हमको लगता है कि ज़्यादा लाभ आपको इससे मिल जाएगा। इसलिए ग्रुप डी के लिए स्पेशली अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं तो मुख्यतया फोकस आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस पर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आपको करंट अफेयर्स देखना चाहिए। अब इसमें बातें आती है कि साइंस किस तरीके से हमको इम्प्रूव करना चाहिए। तो साइंस का जहाँ तक इम्प्रूवमेंट का बात है तो आप पिछले बार जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, आप देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन टफ ग्रुप डी में पूछा गया और उसमें भी साइंस देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में मात्र 4 से 6 के बीच क्वेश्चन पूछा गया, जबकि आपका ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा ही पूछेगा। उसमें भी आप देखेंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल रहेगा, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल रहेगा, पीरियडिक टेबल रहेगा और भी सेलेक्टिव टॉपिक रहेंगे और ओवरऑल साइंस तो पूरा पढ़ना है ही आपका।
तो इस पर हम लास्ट मोमेंट में भी फिर चर्चा हम करेंगे कि किस तरीके से करना चाहिए। तो फोकस आपको इसी तरीके से करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप टारगेट बनाते हैं तो हमको लगता है कि बहुत परेशानी नहीं रह जाएगी, चूंकि क्वेश्चन का टाइप आपका वही रहेगा और लगातार आप तैयारी करते भी आ रहे हैं तो बहुत अलग नहीं होगा। और मैथ रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, आप देख ही रहे हैं कि अभी जिस तरीके से एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है, मैथ तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है और रीजनिंग में भी खास टॉपिक है जो ज़्यादा परेशान कर रहा है। और पिछले बार के बनिस्पत अगर देखेंगे तो इस बार बहुत विविधता देखने को नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चन के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैथ लगातार प्रीवियस भी बनाएं और उस पर बेस्ड अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट भी बनाएं। रीजनिंग में भी वही चीज़ आपको लगातार करना है। तो अगर इस रणनीति और करंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि 3, 4, 5 साल पहले तक का भी पूछा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 1 साल के अंदर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना होगा। और इसके लिए तो अभी ढेर सारी क्लासेस यूट्यूब पर अभी फ्री क्लासेस आपको ढेर सारा उपलब्ध हो रहा है और खुद भी क्वेश्चंस वगैरह को देख करके आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है और हमको अपना उस हिसाब से कैसे रणनीति बनाना चाहिए। इसका लास्ट में और डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो ग्रुप डी के लिए आपका यही रणनीति होना चाहिए, सेलेक्टिव पेपर्स का पढ़ने का। इसके बाद ग्रुप डी के लिए सेफ स्कोर का जहाँ तक सवाल है, सेफ स्कोर का मतलब बहुत स्टूडेंट कट ऑफ से भी रिलेट करते हैं इसको कि कट ऑफ इसका कितना रह सकता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ये उचित नहीं है कि कट ऑफ पर अभी से चर्चा किया जाए। ये डिपेंड करेगा कि उस समय किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उस पर बहुत हद तक सारी बातें निर्भर करेगी। इसलिए इसका विश्लेषण ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें बनी हुई रहती है, तो इसका छोटा सा हम डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे कि एक सेफ स्कोर फिर भी किसको समझा जाए। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो एक बार पीछे चलना पड़ेगा आपको कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था आपका ग्रुप डी का, उसमें कुल मिला के 62,907 पोस्ट था और 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे उस समय। और उस हिसाब से देखेंगे तो करीब एक सीट पर 300 बच्चे फाइट कर रहे थे उस समय। और उसमें दूसरी बात पर गौर करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो उस समय कट ऑफ गया था, तो जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम 80, मिनिमम 60। ये मिनिमम और मैक्सिमम का वेरिएशन ये है कि चूंकि कट ऑफ आपका बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करता है, तो सबसे पहले तो बोर्ड का सिलेक्शन आपका महत्वपूर्ण होता है कि बोर्ड को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए। लेकिन ये तो अब बाद की बातें हो गई, इसका आप पहले से ही सेलेक्ट कर चुके हैं। तो कट ऑफ में ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा कि जिस बोर्ड में आप फॉर्म डाले हैं वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म भरे हैं। तीसरा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में कितने अपीयर हो रहे हैं। चौथा कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न रह रहा है, यानी क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। इसलिए बोले कि ये तो भविष्य की बातें हो गई, जिस समय एग्जाम्स आपका स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके हिसाब से ये उस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप जो हम चर्चा किए कि 60 से 80 के बीच, तो कमो बेस ये वेरिएशन अभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे तो इसकी बहुत सारे स्टूडेंट जिसका उस बार कुछ मार्क्स से छूट गया, एनटीपीसी कुछ मार्क्स से छूट गया, एएलपी टेक्नीशियन कुछ मार्क्स से छूट गया, आरपीएफ एसआई कुछ मार्क्स से छूट गया, रेलवे जेई कुछ मार्क्स से छूट गया, या दूसरा एग्जाम से इसमें तो फॉर्म बहुत सारे बच्चे डाले हैं, चाहे बीपीएससी तैयारी करने वाले भी डाले हैं, कमीशन वगैरह का तैयारी करने वाले बच्चे भी डाले हैं, बीटेक वाले बच्चे भी डाले हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी कारण से जिसका पिछली बार नहीं हुआ वो अभी तक लगातार तैयारी में बने रहे हैं, लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। इसलिए कट ऑफ बहुत कम जाएगा ऐसा भी नहीं है। इस कट ऑफ में 1-2 मार्क्स का अगर अंतर पड़े तो पड़े, लेकिन आपको ये मान करके चलना है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था जितना कट ऑफ गया था, इस बार भी टारगेट आपको वही रखना है। हो सकता है कि 1-2-3 मार्क्स का आपका अंतर पड़े। आप ये सोच रहे हैं कि इस बात का भी अंतर पड़ सकता है कि चूंकि रेलवे जेई, पिछले बार के रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई,
इसके बाद ALP टेक्नीशियन और अन्य बहुत सारी एग्जाम्स का फाइनल सिलेक्शन इस बीच में हुआ है। तो करीब 1,40,000 45,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो उसके कारण से कट ऑफ कम जा सकता है। लेकिन माने कि ये सारे क्रीम बच्चे का सिलेक्शन हो चुका, लेकिन इस बीच में उस समय भी बहुत सारे ऐसे बच्चे तो थे जिसका पॉइंट में नहीं हुआ था। अगर 2-4-5 मार्क्स का अंतर ले लेते तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपका हो जाता, जिसका आप डेटा दिखाते रहते हैं। लेकिन इस बीच में वो बच्चे तैयारी करके अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमम इम्प्रूव किए हैं। तो इसलिए ये समझना कि कट ऑफ हमारा बहुत कम रहेगा, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। और चूंकि समय आपके पास अभी 2-3 महीने का है, इसलिए पूरा जोर शोर लगा करके इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आपका कैसे हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस बात पे आपको गौर करना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहिए। इसके बाद जो हम एक चीज़ और इसमें लिखे थे कि ग्रुप डी के लिए रिवीजन किस तरीके से करें, इसमें भी या फिर सेट वगैरह किस तरीके से बनाएं, इसमें भी कई बातें हो जाएंगी। कि जैसे इसमें अभी के वर्तमान परिदृश्य में देखें तो बहुत सारे बच्चे अभी भी घर पर रह करके सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। घर पर भी रह करके गांव में भी उस तरह का माहौल बना लिए हैं कि अभी तो हम लगातार, चूंकि गांव से खुद हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी हम लगातार देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ग्रुपिंग करके डेली सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत सारा हेल्प उनको यूट्यूब वगैरह से भी मिल जाता है। और बुक्स वगैरह, जैसे प्लेटफॉर्म का ही बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन से, या अन्य भी बुक्स हैं जो अच्छे प्रैक्टिस वर्क बुक हैं, गाँव में भी बच्चे उसका जिरोक्स करा के आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो कट ऑफ में वृद्धि उस माध्यम से भी होगा ही होगा। दूसरा यह है कि अगर और बेहतर इंप्रूव करना चाहते हैं कि अगर उस तरह का माहौल आपको ग्रुपिंग का नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर, तो यूट्यूब पर भी अभी बहुत सारे फ्री क्लासेस आपके चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म में भी आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर, नवीन कुमार सिंह चैनल पर भी आपका चल रहा है। और इसको इसी वीडियो को हम फ्री यूट्यूब क्लासेस पर जो दिए हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस चैनल पर भी अभी बहुत सारा, इस चैनल से वहाँ पर हम ट्रांसफ़र किए हैं क्लास को। उसमें आपका सुबह 7 से 8 साइंस का चल रहा है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल। जिस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाना है, डेली 20 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराते हैं शैलेंद्र सर के द्वारा। एक बार मेरे कहने पर आप 1 घंटा जरूर उसका डिस्कशन आप देखेंगे, और आप देखेंगे और पाएंगे कि अगर 20 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको डेली 1 घंटे के अंदर में हो रहा है, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन। और हमारा प्रयास होता है कि जिस क्वेश्चन को हम, एक क्वेश्चन को जब सॉल्व हम कराते हैं तो उसके आजू बाजू जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देने का प्रयास हम करते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन भविष्य में उस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा तो वहां आपको प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा। बहुत हल्ला गुल्ला करना या बहुत बातें बनाना, वो बातें वहाँ पर नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन होता है, और बहुत बेहतर तरीके से सर सॉल्यूशन कराने का प्रयास करते हैं। एक दिन आप क्लास करके आप जरूर देखें तो सारी बातें समझ में आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि दोपहर में आशु सर के द्वारा 12 बजे से 1 बजे के बीच में, या 1 से 2 है टाइमिंग, उसका आप कंफर्म हो लीजिएगा। उस पर भी मैथ का जिस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाएगा, डेली अभी मंडे टू फ्राइडे उसका 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और एग्जाम तक अगर आप इसको मेंटेन कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके हो जाएंगे। शाम में पंकज मिश्रा सर के द्वारा 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स प्लस आर्ट सेक्शन, ये तीनों चीज़ें हो रही है। इसके अलावा शाम में 7 से 8 गौरव गिरिराज सर के द्वारा रीजनिंग जिस तरह का आपका पूछा जा रहा है वो करा रहे हैं। इसके अलावा रोशन मिश्रा सर भी मैथ करा रहे हैं। इसके अलावा आप अमित सर का भी रीजनिंग का डेली अभी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। तो ये सारे क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप मेंटेन करके ग्रुप डी एग्जाम तक बहुत बेहतर अपना स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर घर पे आपको डिस्टरबेंस हो रही है, या जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ डिस्टरबेंस हो रही है, और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो अगर 2-3 महीने का समय हमको अगर आप दे पाते हैं तो होली के जस्ट बाद आप 5-6 तारीख को यहाँ बैग एंड बैगेज डायरेक्ट चले आएँ।
पटना। अगर आप सक्षम हैं, यहाँ 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च होगा महीने का, लेकिन अगर 3 महीने अधिक से अधिक मेहनत करके अगर आपका बेहतर परफॉर्मेंस के बल पे आपका रिजल्ट निकल सकता है, अगर भविष्य आपका सेट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से 3 महीने मेहनत करने में आपको या यहाँ आने में बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सक्षम हैं तो इस तरह का आप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कराएंगे, यहाँ पर अभी चूंकि सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है ही, तो इसमें अधिक से अधिक बेहतर तरीके से मिनिमम कॉस्ट में हम रिवीजन कराएंगे। डेली टेस्ट आपका हो जाएगा और डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो जाएगा डायरेक्ट क्लासरूम में। मैथ टेस्ट अलग, रीजनिंग टेस्ट अलग, साइंस टेस्ट अलग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का टेस्ट अलग। सिर्फ टेस्ट और प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। और अगर उसमें भी कंसेप्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी टारगेट बैच वगैरह बेसिक जो होना चाहिए वो सब चल रहा है। एक्स्ट्रा भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि उसमें कैसे होना है, तो मैथ का अगर हम कि मैथ को कैसे अगर इम्प्रूव कराएंगे 2-3 महीने में, तो एक मैथ का टेस्ट हम डेली लेते हैं 20 क्वेश्चन का। मैथ सब क्या है कि मैथ सब प्रैक्टिस का चीज है। एक बगल से आप मैथ बना रहे हैं, पीछे से दिमाग से भी स्किप कर रहा है। लेकिन अगर दिन भर नहीं भी मैथ बनाए, हमारे साथ 1 घंटे क्लास में प्रेजेंट रह गए, तो 20 क्वेश्चन 20 अलग अलग चैप्टर का सेलेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे और तुरंत मैथ के ट्यूटर के द्वारा 40 मिनट पूरा कंसेप्ट के साथ उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। अगर डेली बाय डेली इसी तरीके का आप करते हैं तो आपको पता चलेगा इतना टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा देंगे कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहेगी। उसी तरीके से रीजनिंग का भी हो जाएगा, उसी तरीके का साइंस में भी हो जाएगा। मात्र 500 रुपया पर मंथ लगेगा, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों पेपर आपका 3 से 4 घंटे का क्लास उसमें आपका हो जाएगा। और 2-3 महीना अगर आप कर पाते हैं तो क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा। जितना भी अभी आप मार्क्स ला पाते हैं, 5, 7, 8 नंबर, 10 नंबर आराम से आपका बढ़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम पर आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन फुल सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं। कम से कम बहुत सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो तुलनात्मक रूप से आप देख पाएंगे कि अन्य बच्चों की तुलना में हमारा किस तरह का परफॉर्मेंस रह पाता है। जब इतना ही बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, क्या उम्मीद करेंगे कि जहां लाखों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, अब तो करोड़ों बोल सकते हैं, वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों से आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर वे दे सकते हैं। इसके अलावा अभी जो स्टूडेंट पटना नहीं आ सकते हैं, द प्लेटफॉर्म ऐप पर अभी सप्ताह में 1 टेस्ट हम ग्रुप डी का अभी हम डाले हैं। उसका 100% अब डिस्कशन भी आपका हो जाएगा। और CBT 2 का भी 1 टेस्ट हम ऐप पर, द प्लेटफॉर्म ऐप पर डाले हैं। उसको प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करके वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। और होली के जस्ट बाद इसकी संख्या हम लगातार बढ़ा देंगे। सप्ताह में कम से कम 3 टेस्ट आपका ग्रुप डी का हो जाएगा और 2 टेस्ट कम से कम CBT 2 का हो जाएगा। और बाद में और टेस्ट में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए है। और इन हमको पूरा भरोसा है, इन छोटे छोटे कोर्सेस के माध्यम से या छोटे छोटे ये जो प्लान हम बताए हैं उसके माध्यम से मैक्सिमम इम्प्रूव आप खुद को कर सकते हैं और अपने तैयारी को मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें बताए हैं इसमें सारे तरह का आपके ऑप्शंस हो गए कि घर पे रह कर हम कैसे पढ़ेंगे, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस कैसे करेंगे, पटना आकर के करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। लेकिन हम लास्ट में फिर से ये बात बोलना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं है और सब कुछ खुद से भी संभव है। जितनी बातें हम बताए हैं, बस एक बेहतर प्लान की ज़रूरत है और आपके डेवोशन की ज़रूरत है। और एग्जाम तक यानी 3 महीने तक अगर खूब अच्छे से आप पढ़ लिए, 10 से 12 घंटे का रूटीन अगर बना करके रूटीनबद्ध तरीके से आप पढ़ाई कर लिए, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आपको रिजल्ट में होगी। और गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा और आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत में कोई कमी आपके तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। बस बेहतर तरीके से उसको मेंटेन रखने या रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलिए हम फिर दोबारा दूसरे वीडियो में आएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।